हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथी क्लिनिक सतरी कोट चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी को नेशनल हेल्थ मिशन की जो तैयारी आपको करवा रहा हूं, नेशनल हेल्थ मिशन की तैयारी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे पोर्शंस जिनको मैं लगातार आप लोगों के जो आपकी सिलेबस के अंतर्गत आ रहे हैं उसको मैं लगातार आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आज आम बीमारियां और उनके उपचार के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लगातार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं अतिसार। अतिसार होने का कारण नहीं है। नंबर एक ऑप्शन है दूषित पानी, दूषित खाद्य, दूषित हाथ, या फिर चौथा ऑप्शन है स्वच्छ पानी। देखिए, जो अतिसार होने का कारण क्या नहीं है, स्वच्छ पानी का कारण। स्वच्छ पानी मतलब अतिसार होने का कारण नहीं है, मतलब कि अगर स्वच्छ पानी है तो अतिसार यानी कि जो पेचिस डिसेंट्री की बात करते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। आपका एकदम बॉडी सही रहेगी और डायरिया डिसेंट्री जैसे केसेस आपको बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि दूषित पानी से आपको अतिसार होने का 100% चांसेस है। दूषित हाथ से आप क्या करेंगे कि आप जो भी होगा भोजन इंगल्फ करेंगे, खाएंगे तो हाथ गंदा रहेगा, उससे इन्फेक्शन होने की चांसेस आप सभी को ज़्यादा होगा। इसी के साथ साथ आपका दूषित खाद्य की बात हम करते हैं तो दूषित खाद्य पदार्थ से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। दूषित खाद्य पदार्थ से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। फिर अगला क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीव्र निर्जलन के लक्षण नहीं है। तीव्र निर्जलन का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि तीव्र निर्जलन क्या है। देखिए, तीव्र निर्जलन का मतलब हो गया कि जैसे कि ज़्यादा डिहाइड्रेशन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो नंबर एक, मरीज को ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है। लक्षण ये है, जब भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होगी तो बिल्कुल व्यक्ति को प्यास लगेगा। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन में बॉडी के जो सेल के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, क्योंकि बॉडी का मैक्सिमम कंपोनेंट जो है उसमें पोर्शन में करीब 80 से 90% फ्लूइड पाया जाता है, तो फ्लूइड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाती है, तो वहाँ पर मरीज़ को ज़्यादा प्यास लगेगा। ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंखें धस आना, बिल्कुल जितनी भी सेल्स या कोशिका होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, तो स्वाभाविक सी यह बात है कि वीकनेस आएगा। मुंह और जीभ का सूखा होना, बिल्कुल सही बात है। ड्राइनेस लगेगा आपको मुंह में और जीभ में, दोनों जगह उसको ड्राइनेस आएगी। इसी के साथ साथ अगर देखते हैं तेज नब्ज चलना, तेज नब्ज चलना भी सिम्टम्स है, बिल्कुल ये होगा। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा कि तीव्र निर्जलन के लक्षण नहीं है, इनमें से कोई नहीं, बाकी सारे लक्षण होंगे। देखिए, आप सभी को जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके 4 5 आंसर मैं आपको जान के बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको उसी एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन को लेना। अब डिहाइड्रेशन की जब हमने बात कही तो हमने देखिए बताया कि जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो हमको आईवी ड्रिप दिया जाता है, ठीक है, सेलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर आप लेते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉल पाउडर में जो है क्या क्या होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तमाम टाइप के ट्रेसेज एलिमेंट्स हैं जो आपको दिए जाते हैं। सेलाइन वाटर में भी यही होता है कि वाटर की आपूर्ति करता है। आगे फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं पुनर्जल योजन घोल का स्वाद किसके समान होता है। देखिए, पुनर्जल योजन का स्वाद जो होता है एकदम आंसू, जैसे आंसू होता है उसी के स्वाद के समान होता है, हल्का सा नमकीन सा लगता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अतिसार वाले रोगी को निम्न में से नहीं दी जाने वाली दवा क्या है। जो अतिसार यानी कि डिसेंट्री जो हो जाती है, उसके जो पेचिस पड़ने लगता है, इसमें जो है कौन सी दवा नहीं दी जाती है। देखिए, टेट्रासाइक्लिन दी जाती है, मेट्राट्रोडाजोल दी जाती है, ट्राइमैक्सोल दी जाती है, आइब्रूफेन नहीं दी जाती है। आइब्रूफेन इसलिए मना करते हैं क्योंकि उस समय इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, इसलिए आइब्रूफेन यानी कि कोई भी पेन किलर दवा यानी कि दर्द निवारक दवा बिल्कुल देने से मना किया जाता है। बिल्कुल आइब्रूफेन जो है वहाँ पर आपको प्रोहिबिटेड है, तो आइब्रूफेन जो है ये नहीं दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे फिर हम बात करते हैं, निम्न में से उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है।
देखिए जो उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का उपाय नहीं। देखिए हाई ब्लड प्रेशर क्या है, देखिए हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए 120/80 mm ऑफ Hg, ये तो Hg आप ये तो आपका ब्लड प्रेशर है और ये नॉर्मल आता है, ठीक है। तो कभी भी ब्लड प्रेशर अगर पूछा जाए ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर इज ए लेटरल प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन इट्स वॉल, यानी कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है, लेटरल प्रेशर है जो आर्टरी की दीवारों पर ब्लड के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। जो प्रेशर जो हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है, उसके बाद उसकी आर्टरी द्वारा उसकी वाल्स पर, उसकी धमनियों पर लगाया गया प्रेशर ही ब्लड प्रेशर जो है नाप करके आता है। अब हमने बताया कि 120 यानी 120/80 mm ऑफ Hg, यानी कि आपका सिस्टोलिक आपका हो गया 120 और 80 mm ऑफ Hg ये डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। कभी कभी पूछा जाता है नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, उसका भी क्वेश्चन हमने आगे आपको कराया है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 से लेकर के मान के चलिए कि 110 से 120 तक आपका, 120 से 80 नॉर्मल है, लेकिन आपका एक सिस्टोलिक की बात अगर करें तो 120 वाला ऑप्शन, 120 के आसपास का जहां ऑप्शन आए बिल्कुल सही लगा दीजिएगा। 80 mm आप आए Hg कहीं तो डायस्टोलिक का ऑप्शन आए तो आप इसको बिल्कुल लगा दीजिएगा, एकदम सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। आगे फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन रक्त दाब को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है की बात कर रहा है। ये भोजन में अगर नमक की मात्रा को कम कर दिया जाए, दूसरा क्या है वजन कम करके, तीसरा क्या है विशेष औषधि लेकर के, और चौथा क्या भोजन में नमक की मात्रा ना कम करके। देखिए जब हम उच्च रक्तचाप की बात करते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बात जब करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर के केस में क्या होता है कि नमक को हमको कहा जाता है कि नमक की मात्रा कम करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि फैट को भी, जो ज़्यादा वजन वाले हैं उनको भी ब्लड प्रेशर, अगर वजन को हम कम करते हैं, फैट को कम करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है, क्या बोलता है, कम हो जाता है, यानी कि डाउन हो जाता है। क्यों डाउन होता है मैं आपको बता दूं, उसका एक लॉजिक है। देखिए जो मोटापा है, ये एक मोटापा क्या है, ये फैट का डिपोजिशन है। फैट का डिपोजिशन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डिफरेंट टिश्यूज़ में, डिफरेंट आर्टरीज़ में होने लगता है। और आर्टरीज़ में फैट का डिपोजिशन होने से क्या होगा कि जो हमारी आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, उसमें ब्लॉकेज होने का संभावना रहेगा। मान लीजिए ये हमारी आर्टरी है, ये आर्टरी है, मान लीजिए ये हमारी कोई धमनी है जिसमें ब्लड बहता है, और इसमें कहीं न कहीं ये देखिए इस टाइप से अगर ब्लड का ये अगर किनारे किनारे इसकी वाल पर जा करके फैट का जमाव हो जाता है, तो इसको एक तरीके से जमाव जो हो जाता है फैट का, इसकी वजह से ब्लड जो है वो बहने में क्या होता है, उसको कम जगह मिल पाती है, और वो क्या करती है आर्टरी के ऊपर फिर प्रेशर क्रिएट करती है, और वही प्रेशर हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो एकदम बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक जानकारी, जिससे आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले भोजन में नमक की मात्रा को अगर हम कम कर देंगे तो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है अगर वज़न को कम करेंगे हम, वज़न को भी कम करके, जैसा कि हमने बताया कि आर्टरी में भी देखिए, आर्टरी में जो एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, इसकी वजह से आपको जो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, वज़न कम कर दें। विशेष टाइप की औषधि, अब विशेष टाइप की औषधि क्या है, जो भी ब्लड प्रेशर को काज करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, सॉरी काज नहीं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, यानी ब्लड प्रेशर को कम कर देने वाली मेडिसिन, जैसे कि आप बात करिए टेलमीसाल्टन, या फिर और भी तमाम मेडिसिन हैं, टेलवास है, टेलवास यम हुआ, टेलवास एच हुआ, टेलवास सी एच हुआ, और भी टाइप की बहुत सारी मेडिसिन है। तो उन मेडिसिन को लेकर के आप अपने ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन भोजन में अगर नमक की मात्रा को बढ़ा देंगे, ना कम करके, नहीं कम करते हैं, कम नमक नहीं लेते हैं, तो आप बिल्कुल ब्लड प्रेशर से मुक्ति नहीं पा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसमें ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि भोजन में नमक की मात्रा को ना कम करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं आपसे, निम्न में से पेट दर्द का कारण नहीं है, निम्न में से पेट दर्द का कारण नहीं, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। निम्न ऑप्शन में से आपका पेट दर्द का कारण नहीं। नंबर देखिए अतिसार, अतिसार की बात करते हैं। देखिए अतिसार डिसेंट्री जो भी होता है, इसमें क्रैम्पिंग पेन पेट में होता है, एक ऐठन टाइप की पेन होता है। कब्ज में भी आपको पेन मिल सकता है।
आंत के कीड़े जब होते हैं तो भी आपको पेन मिल सकता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला फिर आते हैं, निम्न या किन कारणों से जोड़ों में दर्द होता है। देखिए जोड़ में कब दर्द होता है, चोट लगने से बिल्कुल नहीं, चोट लगने से तो दर्द होगा ही होगा, लेकिन किन कारणों से जोड़ों में दर्द, जो खाली स्पेशली जोड़ में दर्द हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जोड़ में चोट लगे, तो चोट लगने की एक प्रक्रिया अलग होगी। दूसरा क्या है, जोड़ों में कीटाणुओं या अन्य बीमारियों के संक्रमण से बिल्कुल नहीं। वृद्धावस्था में, देखिए एक तो ऑप्शन है बिल्कुल वृद्धावस्था में आपको जो है जोड़ों में दर्द होने लगती है क्योंकि कैल्शियम की कमी से। और अगला ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं, ये सभी, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो चोट लगने से भी जोड़ में दर्द होता है। लेकिन अगर यहाँ हम किन कारणों से जोड़ों में दर्द होता है, तो बहुत सारे कारण हैं। गाउट के कारण में, रूमेटाइड अर्थराइटिस के कारण, आप जानते हैं कि आजकल की आम समस्या हो गई है अर्थराइटिस, तो अर्थराइटिस में आपको जोड़ों में दर्द हुआ। अब जोड़ों के दर्द अगर किस शाखा में अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को बोलते हैं कि आर्थालजिया या आर्थराइटिस विज्ञान, या फिर आर्थरालजिया टाइप का कहीं दिया गया हो, या जॉइंट विज्ञान, जॉइंट साइंस, इस टाइप का ऑप्शन कभी भी मिलता हो, क्योंकि चार ऑप्शन में आपको ऐसे लॉजिकल ऑप्शन वो देगा कि जो आप लॉजिक लगा लेंगे तो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। निम्न में से पीठ का दर्द का कारण है। अब पीठ के दर्द का क्या कारण है, कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, कसरत या काम के दौरान चोट लग गई हो तो बिल्कुल हो सकता है पीठ में दर्द। किसी भारी वस्तु को, नंबर दूसरा ऑप्शन है, किसी भारी वस्तु को अगर गलत तरीके से हम उठा लिए, मान लीजिए कोई भारी वस्तु है, ये भारी वस्तु है, इसको हमने गलत तरीके से अगर उठा लिया है तो भी कहीं न कहीं खिंचाव हो जाता है उसकी वजह से हमको। या फिर अगला ऑप्शन है तीसरा, शरीर की अयोग्य स्थिति। अयोग्य स्थिति माने कि जैसे कि किसी का मुड़ना लंबे समय तक, कहीं झुकना लंबे समय तक, तो भी आगे झुके रहना, पीछे झुके रहना, ये। या फिर ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है कि निम्न में से पीठ का दर्द का कारण क्या है, कसरत लगने से, चोट, कसरत गलत तरीके से करने से, या फिर कसरत के दौरान चोट लग जाए, किसी भारी वस्तु को गलत तरीके से उठा लें, या किसी अयोग्य स्थिति में रहने पर, जैसे मुड़ने पर या लंबे समय तक पीछे की तरफ झुकने से। ऐसी कंडीशंस में बिल्कुल बेटा आप लोगों को जो है पेन हो सकता है। आगे फिर हम बात करते हैं निम्न में से जलने के क्या कारण है। आग, अगला क्या है, आग से भी आप जल सकते हैं, और दूसरा क्या है, गरम जलती हुई चीज़ से, बिजली के झटके, ये सारे जो है बिजली के झटके से भी जलन होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक हीट से आप जल हो रही है, तो ये लोग सोचते हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक, ये तो आग तो सही है, गरम जलती हुई चीज़ सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीट क्या है। लेकिन यहाँ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दिया गया है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा, बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि बिजली की झटके जो होती है, बिजली का करंट जो लगता है, उससे भी हमको कौन सी वर्निंग होती है, ये इलेक्ट्रिक वर्निंग होती है, इलेक्ट्रिक मतलब से हम जल जाते हैं। अगला, फिर जलने की प्रथम श्रेणी क्या कहलाती है। जब हम जल जाते हैं उसकी पहली श्रेणी क्या कहलाती है। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारी एपिडर्मिस यानी कि बाहरी की त्वचा जलती है, तो बाहरी त्वचा, तो इसमें क्या होगा, नंबर एक, बाह्य त्वचा की परत जलती है, अंदर की त्वचा जलती है, अंदरूनी त्वचा, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जो त्वचा है, जो स्किन की बात हम कर रहे हैं, तो स्किन में सबसे आउटर लेयर जो है आपका, ये जो है जल जाता है। इस आउटर लेयर सबसे पहले जो है आपका जलता है। फिर आगे हम अगला क्वेश्चन आप सभी को करवाते हैं। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज आपको करवा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से बहुत ही ताल्लुकात रखते हैं, और कई बार ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन का रिवीजन आप सभी को करवाना चाहता हूँ। चलिए आगे फिर क्या हो गया कि जलने की द्वितीय श्रेणी को क्या कहते हैं। देखिए द्वितीय श्रेणी के अंदर वाली त्वचा, ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाली त्वचा जलती है। और तृतीय श्रेणी क्या कहलाती है, सबसे अंदरूनी वाली त्वचा जो जल जाए तो उसको बोलते हैं कि थर्ड डिग्री ऑफ बर्न। फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न, सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न,
3rd डिग्री ऑफ बर्न। तो पहले श्रेणी जो है वो पहली ऊपरी त्वचा जलती है, दूसरी श्रेणी में क्या होगा, उसके नीचे वाली त्वचा जलती है, तीसरी श्रेणी की बात करते हैं तो दोस्तों अंदर वाली त्वचा जो लेयर है, यानी कि त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जलती है। यहाँ तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब देखिए अंदर की त्वचा की परत जलने पर कितना % बर्निंग माना जाता है। जो इंटरनल की बात करते हैं, जो इंटरनल स्किन, देखिए इंटरनल स्किन की बात करते हैं, अंदर वाली त्वचा की बात करते हैं, इंटरनल स्किन की बात अगर हम कर रहे हैं, तब अगर इंटरनल स्किन में बर्निंग हुई है तो कितना % बर्निंग मानी जाती है। देखिए तब लगभग ये मान के चलिए जब इंटरनल त्वचा जल जाती है तो आपको माना जाता है कि आपकी बर्निंग जो है वो करीब 50% की बर्निंग हुई। कितनी बर्निंग हुई है, लगभग 50% की बर्निंग हुई है। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्या हुआ, त्वचा का सबसे अंदरूनी परत जलने पर कितना जलन माना जाता है। देखिए अगर सबसे इंटरनल, सबसे अंदरूनी परत जो पहला 3rd डिग्री का बर्न जो हो जाता है उसमें आपको 100% उसमें बचने की चांसेस ना के बराबर होती है। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं हम आपसे कि एक हाथ के जलने पर कितना प्रतिशत जलता है। देखिए ये बॉडी का पूरा डिवाइडेशन है, तो ये एक हाथ के जलने से 9% इस हाथ में, 9% इस हाथ में, यानी एक हाथ अगर जल रहा है, एक हाथ के जलने पर कितना प्रतिशत बर्न होता है, ये अबाउट 9% की बर्निंग होती है। दोनों हाथ के जलने पर करीब 9 दूना 18%। अगर दोनों हाथ की बात करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल 18% बर्निंग हो जाती है। एक पैर के जलने पर कितना होता है, एक पैर के जलने पे भी 9% की बर्निंग होती है। दोनों पैर के जलने पर कितनी बर्निंग होती है, ये 18% की बर्निंग हो जाती है। चेस्ट का हिस्सा जो जलता है ये कितना, जो छाती का हिस्सा अगर जल जाता है तो ये करीब आपका मान के चलिए 18%, करीब क्या है 18% की बर्निंग होती है। ओके, आगे फिर हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चेस्ट का हिस्सा जलने पर कितना होता है, 18% हो जाता है। अगर मुंह या चेहरा जल जाए तो कितना % होता है, चेहरे पे भी 9% की बर्निंग होती है। ठीक है, तो 9% इस हाथ पे, 9 इस हाथ पे, और ये चेस्ट पे 18 और ये फिर इस पे 9%। आगे हम कितना बात करते हैं, यदि त्वचा का एक बड़ा भाग जला हुआ है तो क्या करना चाहिए। देखिए अगर त्वचा का एक बड़ा हुआ भाग, मतलब स्किन का कोई बड़ा भाग अगर जल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसको हमें जो है किसी भी फिजिशियन या किसी डॉक्टर के पास या किसी अस्पताल के पास तुरंत भेज देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी ढका जला हुआ स्थान है या फिर कटा जो जल गया है स्थान, उसको एक साफ़ सुथरे कपड़े से, सूती कपड़े से ढक देना चाहिए। तीसरी चीज़ क्योंकि डिसइंफेक्शन के लिए, और तीसरी चीज़ क्या है, अगर सिल्वर सल्फा डाइजिन का क्रीम आपके पास उपलब्ध है, सिल्वर सल्फा डाइजिन का क्रीम आपके पास उपलब्ध है तो उसको लगा देना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ अगर आप कर लेते हैं, इसके बाद आपको उपचार प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट, जो बर्न सेंटर है वहाँ पर आपको हर अस्पताल में एक फर्स्ट एड सेंटर, बर्न सेंटर, इस टाइप के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर प्लेस कर देंगे तो अपने आप वहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। आगे फिर बात करते हैं, यदि त्वचा पर केवल पानीदार फफोले हैं तो क्या करें। पानीदार फफोले, छोटे छोटे जलने के बाद पानीदार फफोले पड़ जाते हैं, आप जानते होंगे, तो उसके बाद क्या किया जाए। देखिए सबसे पहले क्या करें कि उसको पानी से धोएं और सूती कपड़े से सुखा लें। दूसरा चीज़, अगर त्वचा में, स्किन में या बदबू आ रही है उसकी जगह से और वह गीली है तो उस जगह पर आपको पट्टी बांध देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उससे बदबू आ रही है तो इससे मतलब और भी इन्फेक्शन होने के कारण हो सकते हैं। इसलिए अभी उसको क्या करें, हम उस स्थान पर अगर गीला भी है तो उसको बांध देना चाहिए। अगर त्वचा से बदबू नहीं आ रही है, वह सूखी है, अगर सूखी हुई है तब उसको खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि हवा लग करके वो सूख जाएगा एकदम से। और ये सारी प्रक्रिया करनी चाहिए अगर फफोले पड़ गए हैं जलने के बाद। अगला फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यदि मरीज की सदमे की अगर स्थिति सदमे की हो तो क्या करना। देखिए अगर सदमे की स्थिति में कोई भी मरीज आ गया, कोई मरीज कामा की स्थिति में आ गया, सबसे पहले क्या करना चाहिए, मरीज को एकदम स्ट्रेट लेटा देना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधे लेटा दीजिए। और क्या करना चाहिए, उसके पैर
जो है उसके सिर से थोड़ी सी ऊंची की तरफ, मतलब कि पैर की तरफ तकिया लगा दें, जिससे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को जाए। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ब्रेन में होने लगे। पहला कार्यक्रम ये करना चाहिए। दूसरा क्या है, उसे गर्माहट पहुंचाने के लिए उसके हाथ पैर को भी आप सहला सकते हैं ज़ोर ज़ोर से, जिससे उसको गर्म पहुंच जाए, हीट पहुंच जाए। और या तो फिर उसको गर्माहट पहुंचाने के लिए किसी चीज़ से उड़ा दें, हैं, लिटा दे, चद्दर हो, कोई चीज़ ढक दें। और अगर वो कुछ पी सकता है तो कोई जलयोजन घोल उसके लिए दे सकते हैं आप, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉल पाउडर या इस टाइप का चीज़ आप बिल्कुल उसको रिकमेंड कर सकते हैं और दे सकते हैं। आगे फिर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अस्थिभंग का पता लगता है। अस्थिभंग मतलब क्या होता है, आप बताइए। अस्थिभंग का मतलब होता है कि हड्डियों का टूट जाना, हड्डियां टूट गई हैं, उसका पता कैसे लगेगा। देखिए, मरीज जख्मी अवयव को हिलाता है तो उसमें काफ़ी दर्द होता है, बिल्कुल सही बात। जहाँ टूटा हुआ है उस पार्ट को जब हिलाएगा डुलाएगा तो उसको असहनीय दर्द होगा। मरीज अपना स्थान जो भी जहाँ पर उसको चोट लगी उस स्थान को हिला डुला नहीं पाएगा, और जहाँ पर जख्म हुआ होगा उसको धीरे धीरे दबाने पर उसको ज़्यादा दर्द होगा। तो ये सारी लक्षण आपको अस्थिभंग का से होने पर पता लग जाता है। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर इन्फ्लामेशन, रेडनेस, एक्सट्रीम स्वेलिंग और एक्सट्रीम पेन, वहाँ पे सेंसिटिव टू द टच, ये कंडीशंस आपको मिल सकती है। अगर यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काटा हो तो क्या करिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करिए, साफ पानी से जख्म को साफ करें। अगर जख्म पर आयोडीन का टिंचर हो तो आयोडीन का टिंचर लगाएं, नहीं तो आजकल जो भी सेवलान है, डेटाल है, इसको लगा करके साफ करें। काटे हुए भाग पर बिल्कुल पट्टी को बांध दिया जाए और एक एंटी सीरम यानी कि एंटी टेटबैक का इंजेक्शन ज़रूर लगवा दीजिए, जिससे उसको किसी तरीके से इन्फेक्शन ना होने पाए। ये सारे। अब कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती, सब लोग जानते हैं, कोई लोग ऐसे नहीं न जानते हैं। रेबीज़ हो जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है, रेबीज़ हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है, निम्न में से विष बाधा होती है। देखिए, विष बाधा का मतलब ये है कि जो विष से बाधा होती है, जहरीले बीज में भी विष बाधा होगी, बर्ड और कीटनाशक जो दवाइयाँ होंगी उसमें भी विष होता है। इसके साथ साथ जो जंगली फल होते हैं, ये सारी चीज़ में कीटनाशक होती है। ठीक है ना, यानी कि विष पाए जाते हैं। तीव्र, अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं कि तीव्र विष बाधा के संकेत क्या है। देखिए, अगर किसी तरीके से आपको विष का प्रभाव हो गया है तो सबसे पहले देखिए, आपका जो उस रसायन से जो भी अगर आप इसे ले लिए हैं तो आपका ओठ है, मुंह है, गले का हिस्सा है, स्टमक है, ये सब में जलने लगेगा। इसके साथ साथ पैरालिसिस की भी कंडीशन देखनी जा सकती है और बेहोशी यानी मूर्छा की कंडीशन देखी जा सकती है, और डिस्निया यानी कि सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। ये सारी कंडीशंस आपको देखी जा सकती है दोस्तों। इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से तीव्र विष बाधा को कम करने के लिए क्या किया जाए। देखिए, तीव्र विष बाधा को करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को जो है उल्टी करवा देना चाहिए। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, मुंह में उंगली जो है डाल करके या कोई सेंसिटिव चीज़ डाल करके, अगर आप हॉस्पिटल में डालते हैं तो एक राइगर्स ट्यूब होती है, उसको डाल करके जो है उल्टी कराते हैं, उल्टी करा देते हैं। तो सबसे पहले मरीज को उल्टी कराने का प्रयत्न। दूसरी बात यह है, उंगली से या चम्मच से उसके गले के पीछे वाले हिस्से को संपर्क करने के लिए कहें। अगर उल्टी नहीं होती है तो क्या दिया जाए, तो छोटे चम्मच में नमक डाल करके आप उसको जो है दे दिया जाए तो उसको क्या या ऐसा नमक बोला है कि नमक और बनमूल डाल करके दे दिया जाए तो उससे उल्टी उसको हो सकती है। तो ये सारे चीज़ अगर कराए जाए, वोमिटिंग मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि वोमिटिंग, उसकी तीव्रता जो भी स्टमक में है वो निकल जाए, एब्जॉर्ब ना होने पाए। एब्जॉर्ब नहीं होगा, एसिमिलेशन उसका नहीं होगा तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाज या खुजली की कौन सी दवा है। एक है बेंजल बेंजोएट, बेंजल हाइड्रोक्लोराइड और परमथीन और ये सारी दवाइयाँ आपकी खुजली की हैं, ये सारी दवाइयाँ आपकी खुजली की हैं।
अरे माधव चौथ कुत्तन जितना बोलन भोसड़ी अगर न से इनवैलिड ड्यूरेशन आई है। कहीं ना प्ले हाय भैया। अरे यार मादर चौथ इसमें यही यही एक कमी है आज साला चौथ भी सुनना।